नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मिस्टर पंकज जी जुड़ चुके हैं, जो कि पीएच कैटेगरी के वीआई स्टूडेंट हैं, जो कि एग्जामिनेशन देने के लिए आए हुए थे। आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 फेज़ 4 आप लोग का I1 डिजिटल लोन धनबाद झारखंड में 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट को इन्होंने एग्जामिनेशन दिया है। और इनके स्क्राइब है राहुल जी। तो हम लोग इनसे जानेंगे कि आखिर इनका कैसा रहा पूरा एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। तो अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए सबसे पहले पंकज जी। मेरा नाम है पंकज पंडित। हाँ, हम गिरडी से यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। हाँ, एनटीपीसी रेलवे का। हाँ, और मेरे साथ मेरे स्क्राइबर राहुल मेरे साथ आए हैं। हाँ, और एग्ज़ाम तो ठीक ठाक रहा। मेरा अटैम्प्ट 75 रहा हाँ, और लगभग 90 से 95 एक्यूरेसी के साथ। हाँ, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है। हाँ, उसके अलावा लगभग सब सही किए हैं। हाँ, बाकी और ये मेरा स्क्राइबर है। आप क्या कहना चाहेंगे। जी, मेरा नाम राहुल कुमार। हम पंकज पंडित का स्क्राइब इनके साथ में एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। मुझे यहाँ एग्ज़ाम देने पर कुछ समस्या देखने को मिला है। हाँ, आमतौर पर कोई भी वीआई कैंडिडेट का जो स्क्राइब होता है और उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन सेंटर पर सारी जानकारी दे दिया जाता था। जैसे एग्जाम्पल, जैसे उनके स्क्राइब का नाम कहाँ लिखना है, फॉर्म कौन सा फॉर्म देना है, कहाँ LTI लगाना है, ये सब हाँ। लेकिन यहाँ पर धनबाद में आने के बाद यहाँ पर सही से इंस्ट्रक्शन लगता किसी को नहीं मिला होगा शायद। हाँ, और वो लोग एक दूसरे से ही पूछ के काफ़ी समय उन लोगों ने नुकसान कर दिया। हाँ, और बहुत एग्जाम चलने के दौरान बीच में भी RTI LTI कहाँ क्या करना है उसके लिए भी थोड़ा दिक्कत आया है। और इससे पहले हम कोलकाता में भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन कोलकाता में ऐसा आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। और इसके 2019 में यही धनबाद सेंटर में ही हम एग्ज़ाम देने आए थे। वहाँ उस टाइम भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। किसी को कुछ पता ही नहीं था, सब एक दूसरे से ही पूछ के, कोई बोल रहे सोमनाथ सर किधर है, कोई बोल रहे अभिजीत सर किधर है। किसी को कोई सही इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है कहाँ। अगर हम VI कैंडिडेट है लेकिन हमको बोल रहा है आप साइन नहीं कर सकते, तो हम बोले नहीं, तब साइन नहीं कर सकते। तो बता रहे हम LTI लगाते हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे वो LTI लगाने के लिए एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या LTI इनको देना है, तो साइन करना है, क्या करना है। किसी को सही से इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। जबकि कोलकाता में एग्ज़ाम देते हैं तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से सभी मतलब जितने कर्मचारी सभी को पूरी नॉलेज पता होता है। वहाँ पर कभी आज तक मेरी दिक्कत नहीं हुआ। क्या कह रहे थे आप। जी, हम यही कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो अपने स्क्राइब को साथ में लेकर आए थे और उन्होंने अपना स्क्राइब को पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरने के साथ में ही अपना उसका नाम और स्क्राइब का फ़ोटो वगैरह सब दे दिया था। और वो पुराना स्क्राइब लेकर आए थे और एग्ज़ाम सेंटर पर क्या हुआ कि उसका जो स्क्राइब लेकर आए थे उनका नाम, फ़ोटो वगैरह सब स्क्राइब के बदलाव हेतु वाले कॉलम में भरवा दिया गया एग्ज़ाम सेंटर में। दोनों जगह भरवा दिया गया बदलाव हेतु। और पहले जो प्रीवियस भरा गया एप्लीकेशन के टाइम दोनों जगह। जबकि जिनको राइटर बदलने की ज़रूरत है उन्हीं को बदलाव हेतु फॉर्म भरना चाहिए। ऐसा तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मतलब कई लोगों के साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा रेलवे को एग्जामिनेशन सेंटर वालों को थोड़ा सा बढ़िया से निर्देश देना चाहिए था, और यही कहना चाहेंगे। यहाँ पे दो तरह का बात हो सकता है। एक तो रेलवे ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिया होगा सेंटर वालों को, सेंटर वालों ने उसे रीड नहीं किया होगा। या तो फिर रेलवे ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दिया होगा। अब ये तो सेंटर वाले ही बता पाएंगे। लेकिन जो भी हो, गलती है चाहे किसी की भी हो, चाहे रेलवे की हो चाहे एग्जाम सेंटर वालों को, नुकसान हमेशा स्टूडेंट्स को होता है। जो कि कहीं से भी सही नहीं है। आप 1 मिनट का एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं, तो आप 1 मिनट स्टूडेंट्स का किल करने का भी आपको कोई हक नहीं है। जी। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे कि जो अदर एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। इनसे पहले हम कोलकाता में एग्जाम दे चुके हैं। एक बात आपने बता रहे थे कि जो लोग को स्क्राइब बदलना पड़ता है, यानी कि मान लीजिए कि मैं एक सनोज कुमार हूँ, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में आपका नाम दिया मनोज, कि मनोज मेरा स्क्राइबर है। लेकिन मनोज को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं चाहता हूँ कि राहुल जी मेरा स्क्राइबर बन जाए, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्म था। नहीं, उसी में था, उसी में के नीचे बदलाव हेतु कॉलम था। अच्छा,
तो आपका क्वेश्चंस तो आज आपके लिए भी सेम क्वेश्चन होगा, उन स्टूडेंट्स के लिए भी हाँ normal सर, students उसके लिए बिल्कुल पूरा सेम क्वेश्चन रहता है। बस VI कैंडिडेट वालों के 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा पर आवर 20 मिनट एक्स्ट्रा रूल से पर हिसाब आवर से 20 मिनट एक्स्ट्रा। यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम है, इसीलिए हमको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो VI वालों के लिए अलग होता है, जैसे एग्जाम्पल फिगर वाले क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है हाँ। जनरल लोगों के लिए अलग, हम लोगों के लिए कुछ अलग होता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है जो हम मतलब हमको फिगर देख के बनाना पड़े, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है जी। ऐसा क्वेश्चन आता है जो हम सुन के या डाटा याद करके या कैलकुलेशन के माध्यम से बना सकते हैं, ऐसा ही आता है। तो बेसिकली आपका काम रहता है क्वेश्चंस को वहाँ पे रीड करना, जी बिल्कुल, स्क्रीन को देख के पढ़ना। जी हम स्क्रीन को देख के क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। हाँ। और कैंडिडेट जो है वो मेरी बातों को सुनते हैं, वो अपना सोचते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं और वो फिर उसको हम उसको टिक कर देते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल यही प्रोसेस है, और कुछ नहीं। आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते? नहीं, ये नहीं कर सकते। जानते हुए भी वो मेरा जान भी रहे तब भी हम नहीं कर सकते, अच्छा, क्योंकि हर एक VI कैंडिडेट के पीछे एक पर्सनल कार्ड होता है। और ये सॉल्व करना वो रूल्स में नहीं है, वो इसका कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम के लिए बस उसी को अपना क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका अटेम्प्ट आज बहुत अच्छा रहा, साथ में आपका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा रहा, तो इसके पीछे का कारण क्या था? मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी थी या मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा आपका, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे मेरा जो अटैम्प्ट रहा 75, इसके पीछे जब से एप्लीकेशन में अप्लाई करते 2019 में NTPC का एप्लीकेशन अप्लाई किए है, उसी टाइम से हम प्रिपरेशन करना शुरू कर दिए थे। लगभग आज 2 साल, लगभग 2 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो 2 साल हम ऐसा कोई दिन नहीं रहा है जिसमें हम मतलब एग्ज़ाम का ये नहीं सोचे कि एग्ज़ाम हमको नहीं देना है या तैयारी नहीं करना है, ऐसा कोई बात नहीं। 2 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे थे, और बीच में जब कोरोना का काल आया उस टाइम भी प्रिपरेशन को अपना नहीं छोड़े, इसीलिए मेरा अटैम्प्ट 75 रहा और लगभग 90 से 95% एक्यूरेसी के साथ रहा। तो तैयारी कहाँ से करते थे, कैसे करते थे? हम अपना तैयारी, हम तो एक विजुअली चैलेंजर पर्सन है, आँख से देख नहीं सकते। ऐसे हम लोग कोई जनरल इंस्टीट्यूट जो कोचिंग सेंटर से तैयारी करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ बोर्ड सारी चीज़ बोर्ड पर कराया जाता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से कर नहीं सकते। तो हम पूरी तरह से अपना मोबाइल के माध्यम से तैयारी किए हैं, यूट्यूब से। तो यूट्यूब पे आप केवल सुनते हैं? हाँ, केवल सुनते हैं। अच्छा, केवल सुनते हैं, उसी से सुन के समझ के तैयारी करते हैं। सुन कर कहीं क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है। अच्छा, तो आज का कुछ क्वेश्चंस याद हैं आपको? हाँ, क्वेश्चन तो याद है। बताइए। एक क्वेश्चन था, 4 शहरों के नाम दिए गए थे, इनमें से कहाँ जंतर मंतर नहीं है। अच्छा। और एक क्वेश्चन था NH48 किन 2 शहरों को आपस में जोड़ती है, और एक उसके बाद और इनमें से कौन निशानेबाज को इनमें से कौन ओलंपिक में मेडल, इनमें से किस निशानेबाज को ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं मिला है? अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताइए कि संविधान वगैरह से कुछ क्वेश्चन था? संविधान वगैरह से एक क्वेश्चन था। क्या था? एक क्वेश्चन था, आर्टिकल दिए गए थे 4 आर्टिकल, तो इस कौन सा आर्टिकल गलत है? एक आर्टिकल था आर्टिकल 61, आर्टिकल 73, मतलब 4 आर्टिकल दिए गए थे, उनसे कौन सा गलत है? दिया गया था क्वेश्चन में, आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन दिया गया था, इससे संबंधित है, उसमें से चुनना था कि कौन सा ये गलत दिया हुआ है। आज एक हमको नया पैटर्न देखने को मिला, जो कि पहली बार मुझे लग रहा कि जस्ट देखने को मिला। लगभग जीके में 40 क्वेश्चन में से करीब 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सब इनमें से कहाँ नहीं है, इनमें से कौन गलत है, मतलब ऐसा क्वेश्चन था। सुमेलित करना होता, या तो सुमेलित कीजिए या तो कौन सा गलत है वो बताइए, मतलब चारों के ऑप्शन अगर पता है तभी आंसर को कर सकते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन था। मतलब सीधा ना पूछ करके थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया, ऐसा किया गया था। अच्छा, इतिहास का कोई क्वेश्चन? इतिहास का क्वेश्चन, इतिहास स्पेस से मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, DRDO से क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन G सेट में उसका कैमरे का नाम क्या था? अच्छा,
तो स्क्राइब का कंडीशन क्या होता है? कोई भी किसी को भी रख सकता है या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन उसी के हिसाब से होना चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करे उसी को रख सकता है। अच्छा, जैसे कि रेलवे में बात करें तो आप कौन से बेसिस पे फॉर्म भरे, 12th या हम ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन के बेसिस से फॉर्म भरे हैं। तो ये ग्रेजुएट हो सकता है या मास्टर वाले भी आपका वो बन सकते हैं? ऐसा तो रूल्स है, हाँ। मतलब यहाँ हम लोग के लिए 2013 का रूल्स फॉलो किया जा रहा है। हाँ। तो 2013 के रूल्स के अनुसार कोई भी कैंडिडेट मतलब कोई भी स्टूडेंट स्क्राइब हो सकते हैं, इसीलिए वो किया गया है। नहीं भरना चाहिए। आरआरबी का फॉर्म किसी का अगर फॉर्म नहीं भरा होगा तो वो स्क्राइब में जा सकते हैं। स्क्राइब में जा सकते हैं, लेकिन एनटीपी का फॉर्म नहीं भरा है? नहीं भर सके थे, मेरा छूट गया था। और हमेशा 1 स्टेप बिलो का रूल्स फॉलो किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है कि कोरोना के काल में स्क्राइब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मुश्किल हो जाएगा तो फिर एग्ज़ाम देना मुश्किल हो जाएगा, एग्ज़ाम छूट जाएगा कैंडिडेट का, इसलिए ऐसा मतलब किया गया है। अच्छा, आप लोगों के लिए सहूलियत किया गया है जी। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है आप लोगों को? कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगते हैं एंट्री में एग्जामिनेशन में, या जो नॉर्मल कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट लगता है वही डॉक्यूमेंट आप लोगों जो को लगता है? नॉर्मल कैंडिडेट, यहाँ पर तो क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर तो कोई ऐसा चेक नहीं हुआ है। बहुत जिस डॉक्यूमेंट हमको जो जनरल कैंडिडेट का लगता है बस वही लगता है, एडमिट कार्ड और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी कार्ड। और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम में है जिसमें स्क्राइब का ऐसा रूल है कि 1 स्टेप बिलो स्क्राइब होना चाहिए, मतलब जिस बेसिस पर फॉर्म भरे हैं उससे 1 स्टेप कम का स्क्राइब होना चाहिए। तो उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब को मांगा जाता है। अच्छा, तो इसमें हम लोग लेके गए थे तो वो नहीं लिया, उसको लौटा दिया। तो आपका स्क्राइब का भी आइडेंटिटी प्रूफ मांगा था? हाँ जी, दोनों बिल्कुल। का, दोनों का ओरिजिनल आइडेंटिटी ओरिजिनल आईडी होना प्रूफ, चाहिए। फोटो सब कुछ सेम। स्क्राइब के लिए भी आज अलग से एडमिट कार्ड आया था? और हाँ एक जी, बिल्कुल। स्क्राइब का अलग से एडमिट कार्ड आया था और कैंडिडेट का एडमिट कार्ड के साथ ही उसमें जुड़ा था, उसमें स्क्राइब का एडमिट कार्ड के तो उसमें स्क्राइबर का फॉर्म भी चिपकाना था, पासपोर्ट साइज फोटो? पासपोर्ट, हाँ जी, उसमें फ़ोटो चिपकाना था और उसमें 2 कॉलम था। अगर आपने पहले एनटीपीसी का फॉर्म भरते समय स्क्राइब को चुना है हाँ। तो उसमें सिर्फ अगर और वही स्क्राइब को आप ले जा रहे हैं तो सिर्फ उसी स्क्राइब का फ़ोटो चिपकाना है हाँ। और बाकी कुछ नहीं, डिटेल नहीं भरना है। अच्छा। और यदि आप वो स्क्राइब को नहीं ले जा सके, किसी दूसरे स्क्राइब को आप ले जा रहे हैं और तब आप उसके नीचे कॉलम था स्क्राइब के बदलाव हेतु। तो उसमें आप अपना नए जो स्क्राइब है उसका डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस, ये सब और फोटो लगा के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, और एक प्रॉब्लम को एंट्री के टाइम देखा गया। एंट्री होने का टाइम जब मेरे स्क्राइबर का आधार कार्ड को देखा गया तब बोला ये तो आधार कार्ड वो पुराने वाले फ़ोटो वाला है, मतलब पुराना आधार कार्ड है, ये तो होगा नहीं। तो हम बोले ये क्यों नहीं होगा, ये तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ है। तो बोला ये तो बचपन का है, तो अभी तो आपको हम नहीं पहचानते, आपको कहाँ से आए। जो था, जो उसमें आधार कार्ड में जो मेरा फ़ोटो था तो थोड़ा बहुत पहले का था, जब न्यू आधार कार्ड भारत में बनाया गया था, 2014 या 15 की बात है। तो उस समय का फ़ोटो था, तो वो फ़ोटो देखकर अभी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो फिर हमने पैन कार्ड को दिया तो फिर हमको एंट्री मिल गया। तो पैन कार्ड नहीं रहता तो फिर आज आपको एंट्री नहीं मिलता? उनकी बातों से तो वही लगा कि नहीं देने दीजिए। पैन कार्ड आपका लेटेस्ट था, 1-2 साल पहले का? हाँ बिल्कुल, उसमें फ़ोटो वगैरह सब कुछ ठीक था, डिटेल्स। तो स्क्राइबर कोई भी हो सकता है या रिलेटिव वगैरह होना कंपलसरी है? नहीं, रिलेटिव कोई जरूरी नहीं है, स्क्राइब कोई भी बन सकता है। स्क्राइब तो आप इनके कौन है, मित्र हैं या रिलेटिव है? मेरे भाई है। अच्छा, अपने भाई हैं? हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आप जिस तरह से आप इनका साथ दे रहे हैं। तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई वीआई कैटेगरी का एग्जामिनेशन देने के लिए यहाँ पे आता है या इंडिया के अदर सेंटर में जाता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? हम वीआई कैटेगरी वाले से यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे वीआई कैटेगरी को मतलब एक ये होता है कि हमसे मैथ नहीं होगा, हमसे रीजनिंग नहीं हो सकता है, केवल जीके कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है अगर मैथ और रीजनिंग पर अगर फोकस किया जाए और उसमें अगर टाइम दिया जाए और थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि हम भी मैथ और रीजनिंग खुद अपने माइंड से ही करते हैं, मोबाइल से ही सुन के। जब स्टडी के टाइम किसी का मदद लेते हैं ज़रूर, लेकिन जब मेरा एक्सपीरियंस प्रैक्टिस हो जाता है तो अपने खुद से कर लेते हैं। ठीक है, मैथ का कैलकुलेशन और रीजनिंग का कैलकुलेशन जो भी है अपने कर सकते हैं, तो यही बोलना चाहते हैं। तो इस इंटरव्यू को एंड